नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर विक्रम सिंह सर। मुद्दा बहुत अहम था, बहुत इंपॉर्टेंट, लॉ एंड ऑर्डर वेस्ट बंगाल। और हम गुंडों और माफियाओं के बारे में बात नहीं करने वाले आज, हम कुछ और बात करने वाले हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा और आखिरी तक सुनिएगा। सर, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू गायत्री जी। जय हिंद, वंदे मातरम। आपने जो विषय चुना है आज वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की पिछले 15 सालों में हमारे संविधान को तार तार करके धज्जियां उड़ाई मनमाने तरीके से। एक मिसाल, अभिषेक, हम यूनियन ऑफ इंडिया को देख लेंगे, भारत के हम गृह मंत्री को देख लेंगे, धमकी की भाषा सुन लीजिए। और मुझे मालूम पड़ा वहां एनडीटीवी की एक रिपोर्ट है, मैं विश्वास नहीं करना चाहूंगा कि संसद द्वारा पारित विधेयक भारतीय न्याय संहिता पश्चिम बंगाल में लागू ही नहीं की गई। तो क्या आप संविधान से ऊपर हैं? संसद से ऊपर है? संसद द्वारा पारित कानून आप नहीं मानेंगे? तो इसका अच्छा तो मैं समझता हूं कि जो लोग बातें सुनने में आ रही थी कि आप बांग्लादेश से मिल करके और वहां के चरमपंथियों से मिल करके आपके कुछ जो खिचड़ी पका रही थी, इस बात में तार्किक बल है और इसके सबूत अब सामने आ रहे हैं। और शासन प्रशासन को मजबूती के साथ कायम करने के लिए एक तरीका होता है कि शासन प्रशासन और पुलिस को सशक्त बनाया जाए। आपने देश की सबसे मजबूत पुलिस बल जो पश्चिम बंगाल का था 1861 के, उसकी जो गौरवशाली परंपराएं थी, उसको तो तहस नहस किया। और अपने पिठलग्गू और जो ऐसे आपके थे जो आपकी नाजायज हुक्म मानने के लिए बेकरार रहते थे। नेपोलियन ने कहा था कि प्रत्येक संगठन में ऐसे लोगों की संख्या लगभग आधा प्रतिशत होती है जो आपके नाजायज हुक्म मानने के लिए बेकरार रहते हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए। पश्चिम बंगाल के ऊपर अगर ऐसे अधिकारियों की बात करें तो मालूम पड़ेगा कि ऐसे की संख्या ही कम नहीं। और जाते जवाते तो छोड़ दीजिए कि मतलब अभी तो क्या कि अभी सरकार चली गई और लेकिन ठसक और ऐठन नहीं गई। एक 215 की आईपीएस अधिकारी है पापिया सुल्ताना। जब माननीय प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल गए थे शपथ ग्रहण समारोह में, ये मौलिक बात है कि वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में आपसे ऊपर कोई जाता है और प्रधानमंत्री तो सर्वोच्च स्थान पर आते ही हैं। आप खड़ी नहीं हुई, ये खड़ी नहीं हुई ये अनुशासनहीन महिला आईपीएस अधिकारी। ऐसे अधिकारियों को तो बिल्कुल सेवा मुक्त हो जाना चाहिए। समझ क्या रखा तुमने कि ममता दीदी तुम्हें बचा लेंगी, आकर के ममता बचा लेगी तुम्हें? राजनैतिक संरक्षण का इससे ज्यादा नग्न स्वरूप क्या हो सकता है? इसी तरीके से जो गौरवशाली परंपरा पश्चिम बंगाल की थी, बीएनएस हम लागू नहीं करेंगे तो आप मनमाने तरीके से आपका कानून चलेगा। टीएमसी आज बना दे, टीएमसी पीनल कोड तो बना लीजिए, टीएमसी पीनल कोड बना लीजिए आप। इसका मतलब तो सही था कि आपका जो ये उतावलापन था और जिस तरीके की बेहूदगी की बातें हुई है, और मैं समझ नहीं पाया था कि आखिर बीएनएस नहीं तो आपने जब संसद ने कानून पारित कर दिया तो आपने दुस्साहस कैसे किया? उसी वक्त इनकी सरकार बर्खास्त हो सकती थी। अब आइए, एक वहां पर है पुलिस कल्याण बोर्ड। हर स्टेट में अपना एक कल्याण बोर्ड होता है, वेलफेयर सेंटर होता है, जिसमें पुलिस के कल्याण के लिए, मृतक आश्रितों के लिए, विधवाओं के लिए स्कूल कॉलेज और अस्पताल और औषधियों की व्यवस्था करने के लिए इस तरीके का कल्याण बोर्ड होता है। और सरकार की उसमें ग्रांट्स आती हैं और जो लोग डोनेशन कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में भी पुलिस कल्याण बोर्ड है, तो कुछ अंग्रेज अधिकारी भी जाने से पहले अपनी सारी पेंशन और कमाई कल्याण बोर्ड को दे गए। वो इसलिए कि गरीब, निराश्रित और अनाथ बच्चों की शिक्षा दीक्षा और उनकी वर्दी किताबों की व्यवस्था हो सके। लेकिन पश्चिम बंगाल में इसको भी हाईजैक करके इसको एक तरीके से अपने पिट्ठुओं के लिए लाभ का एक केंद्र बना दिया। और उसमें प्रमुख जो थे आपके, ये आपके कुख्यात शांतनु सिन्हा बिस्वास और विजेश्वर राउत, नाम याद रखिएगा, इनके बारे में हम और चर्चा करेंगे। शांतु सिन्हा बिस्वास वही हैं जिनके बारे में आपने सुना था, डीसी थे, ईडी की गिरफ्त में आए, पहले भूमिगत हुए, फिर गिरफ्तार हुए, अब 28 मई तक रिमांड पर हैं और ईडी ने इनसे 14 घंटे तक कस्टोडियल इंट्रोगेशन किया। ये रिमांड पर हैं और इनके पाप कर्म अगर आप सुनिएगा तो डकैतों को मात कर देंगे। डकैत इनके सामने बिल्कुल ऐसे लगेंगे, फरिश्ते लगेंगे इनकी हरकतों के सामने। ये जो हजरत हैं, इन्होंने वर्दी को तो शर्मसार किया। शांतनु सिन्हा बिस्वास
और इनको अब अगर आप देखें कि जबरदस्ती जमीनों पे कब्जा करना, बेशकीमती जमीनों पे कब्जा करना, और एक सोना पप्पू नाम का एक बहुत बड़ा व्यभिचारी दुराचारी अपराधी है, उसकी पूरी मदद करना, उसके तलवे चाटना। अब ये तो ठीक है, आपने एक कार्रवाई कर दी, लेकिन ये होने कैसे दिया? अभी तो हम बात करेंगे ये जो नेक्सस है, ये नेक्सस कुछ सामान्य नेक्सस नहीं है। जब कभी ईडी का छापा पड़े, सीबीआई का छापा पड़े, तो ममता पहुंच जाती थी अपने इन नाजायज पुलिस कर्मियों के गिरोह के साथ। मैं गिरोह कह रहा हूं, पुलिस बल नहीं कह रहा हूं, क्योंकि पुलिस बल अनुशासित होता है, इलीगल काम नहीं करता है। नाजायज तथा कथित पुलिसकर्मी गिरोह के साथ, अधिकारियों के साथ, और उसमें वरिष्ठ अधिकारी गए। आपको याद होगा कैसे इन्होंने आईपैक की फाइल छीन ली थी। आपको मालूम होगा कि मांगने के बावजूद इन्होंने शारदा स्कैम के कागजात नहीं दिए सीबीआई को। अब नारदा स्कैम, शारदा स्कैम, आईपैक स्कैम, स्कैम की तो कोई कमी है नहीं, और इन तमाम स्कैमों की बात हम फिर कभी करेंगे, लेकिन इनमें साथ देने वाले जो पुलिस अधिकारी कर्मचारी हैं, जरा उनकी चर्चा कर ली जाए। दो की हम लोगों ने चर्चा की अभी, विशेश्वर राउत और शांतनु सिन्हा विश्वास, जिन्होंने खोखला कर दिया पुलिस कल्याण बोर्ड, जिसको कि भंग कर दिया गया, और बिल्कुल सही किया कि भंग कर दिया। अब इसका पुनर्गठन की और ऑडिट की जरूरत है। जहां जहां ऑडिट नहीं हुआ है, वहां पर ऑडिट की जरूरत है। आप जिस जगह हाथ डालिए, आपके हाथ में अच्छाई तो छोड़ दीजिए, बुराई तो छोड़ दीजिए, हर जगह आपको दुर्गंध, व्याभिचार और डकैती दिखाई पड़ेगी। एक सामान्य जगह है, प्रेसिडेंसी सेंट्रल करेक्शनल होम, सुधार गृह, जहां पर छापा पड़ा, यहां पर 23 मोबाइल मिले। 23 मोबाइल, एक नहीं, दो नहीं, 23 मोबाइल। तो यहां पर भी एन कुंजूर और दीप्तो गोराई ये सस्पेंड हो गए। ऐसे लोगों को मेरा परामर्श होगा कि पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने, शुभेंदु अधिकारी जी ने बहुत अच्छा काम शुरू किया है। अब सस्पेंशन का टाइम खत्म हो गया है, अब इनका डिसमिसल करें। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने कई आईपीएस अधिकारियों को जबरन रिटायर किया है, पश्चिम बंगाल सरकार को भी चाहिए कि अनुच्छेद 311 संविधान के अंतर्गत इनको जबरदस्ती बर्खास्त करें, और जिनकी उम्र 50 साल हो गई हो, या जिनकी 25 साल की नौकरी हो गई है, इनको जबरन आप रिटायर कर सकते हैं। और वो इसीलिए ये प्रावधान बनाए गए हैं कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, उनको आप इस तरीके से कठोर कार्रवाई करें, क्योंकि पश्चिम बंगाल अब कुर्बानी मांग रहा है। अब सोना पप्पू की हम लोगों ने बात कर ली, अब हम कुछ और हाई प्रोफाइल आईपीएस अफसरों की बात कर लें, और उनके ऊपर क्या क्या चार्जेस लगे हैं। आपने नाम सुना होगा विनीत गोयल, पूर्व कोलकाता पुलिस कमिश्नर। इनके ऊपर आरोप यह है कि आरजी कार मर्डर केस के इन्वेस्टिगेशन में इन्होंने हीला हवाला किया, साक्ष्य को मिटाने के प्रयास किए, एक तथाकथित धरना आंदोलन कराया जिसमें कि साक्ष्य खत्म हो गए, एफआईआर के लॉन्च करने में इन्होंने विलंब करवाया। एफआईआर के विलंब के साथ साथ जो वहां पे जो सीन ऑफ क्राइम था, घटनास्थल जिसका संरक्षण होना चाहिए था, प्रिजर्विंग द सीन ऑफ क्राइम, उसको इन्होंने पूरी तरीके से खलतबल्द कर दिया। तो इनके ऊपर भी इतने गंभीर आरोप हैं कि जो प्रोसीजरल लैप्सेस थे, उसके बारे में पूरी कार्रवाई। इनकी अधीनस्थ अधिकारी ने, वो भी महिला होते हुए, पीड़िता का नाम और पता खोल दिया। आपने ऐसा देर कहीं देखा था? पीड़िता के माता पिता को पैसे का प्रलोभन दिया गया। अब इनका तो खैर निलंबन हो गया है, पुलिस कमिश्नर साहब का, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो रही है, लेकिन मैं समझता हूं इनकी उम्र है, ये भी जबरिया रिटायर किए जा सकते हैं और बर्खास्त हो सकते हैं दोनों। पश्चिम बंगाल इस पे सर इन्हीं विनीत की गोयल एक। पे, जी सॉरी सर, विनीत जी गोयल बताएं। पे एक और चीज आई कि जिस बंदे को जबरदस्ती इन लोगों ने वो बना दिया था। आप ये काफी जगह रील्स भी चल रही हैं इसकी। वो जो लेबरर था जिसको आरजी कार के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया था, वो संजय रॉय। संजय रॉय सर, वो बार बार चिल्ला चिल्ला के यही कह रहा है, विनीत गोयल एक्स पुलिस कमिश्नर ने who conspired the rape and murder of RG Kar resident college and framed me। वो बंदा सारा का सारा इल्जाम विनीत उस पे लगा रहा है, विनीत गोयल पे लगा रहा है। एंड एक्चुअली में सर वो जो बंदा है एकदम सुकड़ी भिंडी की तरह है सर। ही डजंट लुक लाइक टू बी अ रेपिस्ट, इट डजंट लुक लाइक कि उसने इतना बड़ा कांड कर लिया होगा अकेले। एक एक बॉडी लैंग्वेज कुछ कहती है सर। हिज बॉडी लैंग्वेज डजंट लुक लाइक टू बी दैट काइंड ऑफ अ थिंग कि ये नहीं कि वो रेपिस्ट नहीं हो सकता है, बट वो ऐसा अकेला कर लेगा, सब कुछ सारे एविडेंसेस मिटा देगा, हर चीज कर लेगा, वो लगता नहीं है।
गायत्री जी, आपका निष्कर्ष और आपके जो ऑब्जर्वेशन है वही मेरे भी ऑब्जर्वेशन है। ये आरजी कार हत्या और बलात्कार कांड एक सामान्य हत्या बलात्कार कांड नहीं है। ये एक बच्ची की चीत्कार और परिवार की चीख है, जिसके नीचे से पूरी सड़ांध आरजी कार मेडिकल कॉलेज का जो सिस्टम था टीएमसी के वसूली करने का। अगर आपके यहाँ मरीज भर्ती होगा तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं की सिफारिश पे होगा। अगर डिस्चार्ज होगा, दवाओं की खरीद फरोख्त होगी, कोई अगर निर्माण कार्य होगा, वो टीएमसी के कार्यकर्ता या उनके जो क्रोनिक कैपिटलिस्ट हैं उन्हीं को मिलेगा। ये जो पूरी सड़ांध थी, एडमिशंस और तमाम चीजें, ये टीएमसी काडर्स इसका निर्णय करेंगे। तो इस लड़के ने अगर ये कहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि गंभीरता पूर्वक सीबीआई इसकी जांच जरूर करेगी, क्योंकि ये चीज अभी आई है रिजल्ट आने के बाद। ये 4 मई के बाद के सब घटनाक्रम हो रहे हैं और इसको मैं उम्मीद करता हूं कि सीबीआई जरूर, और आपका कहना सही है, जिस तरीके से कि एक वो यंग मेडिको लड़की, उसको जिस तरीके से उसका पाशविक बलात्कार हुआ है, आप समझ सकते हैं कि उसके पीछे जरूर एक ब्रूट फोर्स होनी चाहिए। अब ब्रूट फोर्स के लिए क्या, अगर वो शारीरिक क्षमता है कि नहीं है, ये तो खैर मेडिको लीगल एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टिगेटर्स बताएंगे। लेकिन जो आपने प्रश्न चिन्ह उठाए हैं, ये आवश्यक है कि विनीत गोयल और उनके गिरोह के बारे में संजय राय ने जो बातें कही हैं, इसका पूरा मूल्यांकन भली भांति होना चाहिए। एक और है, आइए, इंदिरा मुखर्जी, सीनियर आईपीएस और डीसीपी सेंट्रल थी, और इन्होंने भी प्रथम जो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की प्रथम चरणों में इन्होंने ही विवेचना की थी। और जो सीन ऑफ क्राइम का सत्यानाश हुआ था, घटनास्थल के साक्ष्य मिटाए गए थे, तो पुरानी आईपीसी की धारा 201 के अंतर्गत ये भी मुलजिम है, विनीत गोयल भी और इंदिरा मुखर्जी भी। और आपने नाम किस प्रकार खोल दिया बच्ची का, पीड़िता और का नाम कैसे खोल दिए। तीसरे आते हैं अभिषेक गुप्ता, ये भी सीनियर है, फॉर्मर डीसीपी नॉर्थ। इनके ऊपर भी जांच चल रही है, डिपार्टमेंटल एक्शन चल रहा है कि आरजी कार मेडिकल कॉलेज की विवेचना में और जो वहां धरना प्रदर्शन हुआ उसमें वांछित कार्रवाई न करने, यहां तक आरोप लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने वो धरने इंस्टिगेट किए थे। वो धरने स्वप्रेरणा से नहीं, वो इंस्टिगेट किए गए थे कि जिससे कि सीन ऑफ क्राइम डिस्ट्रॉय हो जाए और कॉम्प्रोमाइज हो जाए, और बाद में विवेचकों को कोई ऐसे बहुमूल्य साक्ष्य न मिले जिससे कि जुर्म निर्धारित हो सके। आप समझ रहे हैं कितना कुंसित ये षड्यंत्र रहा होगा कि वहां के साक्ष्य को मिटा करके जिससे कि पीड़िता उसके परिवार को न्याय न मिले। और तूफान बदतमीजी यही नहीं खत्म हो जाती, पीड़िता के परिवार को जा करके धन का प्रलोभन दिया जा रहा है। जिसकी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, उसके माता पिता को धन का प्रलोभन दिया जा रहा है। ऐसी कोई मिसाल मैंने नहीं सुनी अपने पूरे करियर में, और कि पुलिस के अधिकारी जाकर के रिश्वत की पेशकश कर रहे हैं पीड़ित परिवार को। और आपने अगर सुना हो तो मुझे बताइए, मैंने तो नहीं सुना है ऐसा। और जब तक गवर्नमेंट का सपोर्ट ना हो, कोई ऐसा, कितने बड़े निहित स्वार्थ चोट खा रहे होंगे, आप समझ सकती होंगे। अब आते हैं जो अगले बड़े बहुत अच्छे कीर्तिमान स्थापित करने वाले अधिकारी रहे हैं, राजीव कुमार, कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त। और इनके बारे में आरोप है कि सीबीआई इंक्वायरी में शारदा चिट फंड केस में कि इन्होंने एविडेंस को खलतबल्त किया और इन अपने पास रख लिया। इनकी सीबीआई जांच भी चल रही है। लेकिन राजीव कुमार जी ने तो बड़ा, इनको बहुत ओवर प्रमोट कर दिया गया है। अब इसके बारे में हम ज्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि विशेषाधिकार के मामले आ जाएंगे, लेकिन इनको बहुत ओवर प्रमोट कर दिया गया है, काफी प्रमोशन पा गए। और ऐसे नहीं, राजीव, हाँ, अब आप समझ लीजिए कि ऐसे मुफ्त में तो नहीं मिलती है। और आपने ऐसा कौन सा क्रांतिकारी काम किया कि आपको ओवर प्रमोट किया गया। जाहिर है कि आपने बड़ी मदद की होगी पॉलिटिकल पावर्स की, पॉलिटिकल पावर्स ने खुश होकर के ये बख्शीश आपको दे दी। मैं ये बख्शीश कह रहा हूं कि जो कि कलंक है वर्दी के ऊपर आपकी। भारती घोष, ये भी पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, इनके ऊपर भ्रष्टाचार के और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को डिरेल करने के लिए और उसके बाद पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए, ये इनके ऊपर है। नाम है इनका भारती घोष। इनकी कई जांचें चल रही हैं और मैं चाहूंगा जितनी जांचें मैं आपसे कह रहा हूं, 90 दिन के अंदर ये जांचें पूर्ण कर ली जाएं। जो सर्विंग है उनको सस्पेंड करके बर्खास्त करें, और जो रिटायर हो चुके हैं उनकी पेंशन आदि जो ड्यूज है वो रोक लिए जाए। अब नाम आता पल्लव कांति घोष, ये भी आईपीएस अफसर सीनियर रहे हैं। नारदा स्कैम में इनका नाम आया और कई राजनीतिक मुद्दों में मालूम पड़ा कि ये टीएमसी के चलते फिरते कार्यकर्ता थे। इनके ऊपर विवेचना जारी है।
SMH मिर्जा, ये बड़ा कुख्यात नाम है, IPS हैं, और नारदा स्कैम में इनका भी नाम आया है, और पुलिस और इसमें इनका लिंक पाया गया है। राजनीतिक मित्रों के साथ गहरी साठगांठ, और ये भी ऐसा था कि वर्दी तो औपचारिक पहनते थे, ये दरअसल थे एक तरीके से TMC के कार्यकर्ता। ज्ञानवंत सिंह, ये भी सीनियर IPS ऑफिसर थे, इनकी स्क्रूटनी हुई थी क्योंकि कस्टोडियल डेथ एक हुई थी, और भी तमाम इनके ऊपर अनुशासनहीनता के आरोप थे, और इनके ऊपर प्रशासनिक जांच चल रही है। दमयंती सेन, सीनियर IPS ऑफिसर, और इसमें शारदा स्कैम को लेकर के इनके ऊपर जांच चल रही है। अब आपने देखा कि इतने IPS अफसरों के बड़े बड़े स्टेट है, इतनी जांचें तो बड़े बड़े स्टेट्स में नहीं होती हैं, और ये अभी शुरुआती दौर है। आपने सुना होगा अभिषेक बनर्जी का बयान, आपने सुना होगा जहांगीर खान के बयान, आपने शाहजहां शेख के बारे में सुना होगा। ये ऐसे थोड़ी पनप गए, ये ऐसे पापात्मा IPS अफसरों की प्राण ऊर्जा देने के कारण और उनके द्वारा एक सपोर्ट सिस्टम जो तैयार किया गया था, तो शाहजहां शेख बादशाह सलामत, जिले सुबहानी शाहजहां शेख, जहांगीर खान जहांगीर, बादशाह जहांगीर सलामत हो गए। अभिषेक बनर्जी हो गए यूनियन ऑफ इंडिया को चेक करने वाले हो। अभिषेक बनर्जी के साथ साथ जो उनका एक प्रवक्ता था जिसने ये कहा था कि 4 मई के बाद डॉक्टर अजय पाल शर्मा को देख लेंगे, हिंदुस्तान में कहीं भी होगा हम तुम्हें खींच के लाएंगे। ये बड़बोलापना और ये जो भौंकना और ये बहकने वाली बातें गायत्री जी तभी होती हैं जब इस तरीके के बेशर्म अधिकारी उनकी मदद करते हैं, उनके अंदर प्राण ऊर्जा देते हैं, उनको आत्मविश्वास देते हैं, तभी जाकर के ये लोग इस तरीके से भौंकने लगते हैं। अभिषेक बनर्जी ऐसे, जहांगीर खान बादशाह सलामत जिले सुबानी शाहजहां, ऐसे लोग भौंकने लगते हैं। अब सुना है 21 मई को जहांगीर का बाई इलेक्शन होने वाला है, या इलेक्शन होने वाला है, लेकिन पता है जहांगीर है क्या? सुना तो उसका दफ्तर जनता ने तोड़ फोड़ दिया, काफी चीजें उसकी टूट फूट गई हैं। अब भगवान जाने वो है कहां इस वक्त। हमने सुना था पहले बांग्लादेश भाग गया था, फिर बांग्लादेश से वापस आ गया है, लेकिन अब चूंकि सपोर्ट सिस्टम पूरा समाप्त हो गया है इसलिए चीज, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। आपको याद में दिलाता हूं, सर आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया है सर। सर बाद कम से कम उसको अब न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि तब तो उसने जो कहा उसकी अंतरात्मा की आवाज थी, और जो उसने कहा उसने उसने कोई चीज गलत नहीं कहती, क्योंकि जो उसने उसने जो देखा वो उसने कह दिया, ऐसी कोई गलत चीज उसने कहा नहीं। अब आपके सामने जो ये डिसइंटीग्रेशन और डिक्लाइन इन स्टैंडर्ड्स पुलिसिंग का हुआ, और जो डिक्लाइन हुआ, आपने तो अभी देखा शांतनु सिन्हा बिस्वास का गोल पार्क में रेजिडेंस, गवर्नमेंट ट्रेनिंग स्कूल में दफ्तर, इनकी अगर प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो मालूम पड़ा कि ऐसी कौन सी चीज है कि जहां पर इनकी प्रॉपर्टी ना हो। NRI कोटा से MBBS के कोटा में भर्ती कराना बच्चों की, तो ये तमाम चीजें ऐसी आ जाती हैं जिसके ऊपर अगर आप गहराई से जांच करें, और ये चीज एक दिन में होने वाली नहीं है गायत्री जी, इसमें आपको बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। और जिस तरीके से ये काम चल रहा है इसको फास्ट फॉरवर्ड में, और अब चूंकि पश्चिम बंगाल कुर्बानी मांग रहा है, तो उसके लिए ये आवश्यक होगा कि अब बर्खास्तगी ज्यादा हो, टर्मिनेशन ज्यादा हो, और टर्मिनेशन के साथ साथ जो जबरन रिटायर करने का प्राविधान है उसमें जरूर पूरी कार्रवाई की जाए। तो इसके पहले यह भी था कि ऑल रिटायर्ड ऑफिसर्स, जहांगीर खान के जो राइट हैंड मैन है सैदुल जी खान, जी, इनको तो कल उठा लिया गया है चुपचाप शाम को, ये तो बहुत क्योंकि अच्छी बात है, इन्होंने लेकिन वायलेंस में काफी मजे लिए थे ना। वायलेंस करवाने के पीछे यही लोग तो थे फाल्टा में, जहाँ पे मई 21 को इलेक्शंस होने हैं। आप ये समझिए कि ऐसे ऐसे लोगों के तो मकान के नीचे सुरंग जाती है, और सुरंग जाके खुलती है कहां? बांग्लादेश में। इनके बेडरूम में सोने का फर्नीचर, सोने की पलंग,
और जब जनता को खून पिया है या तो अब उसका हिसाब तो होगा ही। अब उस हिसाब के चलते मैं उम्मीद करता हूं कि पूरा इनका न सिर्फ प्रॉपर्टी जब्त की जाए और ऐसी कार्रवाई की जाए कि जो इनका जो पैसा लूटा है वो वापस आ जाए। और जिस तरीके के बड़बोला अपना टीएमसी एमएलए कैंडिडेट बायरन बिस्वास ने सीपीएम को क्या धमकी दी थी कि तुम्हारी खाल उतार लेंगे, ऐसे जितने भी केसेस आए थे, डॉक्टर हृदयपाल शर्मा को किसने क्या क्या धमकाया था, इन तमाम चीजों को इसको लेकर के अपराध पंजीकृत हो जाने चाहिए और उनके ऊपर अब कार्रवाई होनी चाहिए। आपने एक एड को गिरफ्तार किया तो एक एड से बात थोड़ी होती है। आपको जितने भी एड्स इनके थे इनकी सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और जब गिरफ्तारी होगी, जब बात निकल के आएगी, तब यह समझ में आएगी बात कि इनका सपोर्ट सिस्टम कितना गहरा था, इनका फाइनेंशियल स्कैम कितना था। कैटल स्मगलिंग आपको रोकनी होगी, आपको इलीगल माइग्रेशन रोकना होगा। और अब मैंने सुना है कि भागने वालों की बड़ी भारी संख्या है, रिवर्स माइग्रेशन बांग्लादेश में हो रहा है। बांग्लादेश की सरकार बहुत परेशान है कि आखिर हम कहां करेंगे। और एक का दिमाग इतना खराब हो गया, उसने कहा कि हम इनको प्रधानमंत्री बना देंगे, ममता को। अरे तुमसे अपना देश कहा कि अगर नहीं बनाएंगे मुख्यमंत्री तो हम हमला कर देंगे। हमने कहा तुमसे अपने तो पैजामे का नाड़ा संभल नहीं रहा है, तुम अपनी खैरियत बना लो, हमला कर रहे हो। लेकिन कहा जाता है ना, कभी कभी मेढकी को भी जुकाम होने लगता है, तो इनको भी जुकाम हो रहा है, भी कह रहे हैं कि हम हमला कर देंगे भारत पे। तुम पाकिस्तानियों ने 71 में, आपको याद हो ना, मैंने देखा था इनके इतने जूते मारे थे, इनकी खाल उतर गई थी। जो जहां मिल जाए, जिसका सोना जिसकी औरत, सब बिल्कुल पाकिस्तान फौज ने इनको मटिया मेट कर दिया। जुल्म किसी के ऊपर भी हो बुरा है, हम उसकी भर्त्सना करते हैं और कभी पापियों के साथ नहीं। लेकिन जिस तरह की इनकी हरकत है ना, ये समझ नहीं पा रहे इनके शत्रु कौन है, मित्र कौन। ये फिर अपने शत्रुओं का आलिंगन कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि ममता के राज्य में 3 प्राथमिकताएं थी जो वहां के एक खास तबके के आवन थे। सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद टीएमसी, उसके बाद भारत। समझ रही हैं आप, ये प्राथमिकताएं हो गई थी। तो जो सिपाही ने 5th बटालियन के पुलिस के कहा था, नाम नहीं मिला मुझे, लेकिन उसने जो कहा था कि ममता ने पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल का इस्लामाइजेशन करा दिया और पुलिस ने उनकी पूरी मदद की। ममता धरने पे बैठती थी, आप याद कीजिए, जब ममता ने के ऊपर रेड्स वगैरह पड़े थे, ये जाके बैठ गई धरने पे। और इनके साथ इनकी नमक हलाली में वफादारी दिखाने के लिए जो बड़े बड़े अफसर थे, जिनके नाम हमने लिए, वो भी बावर्दी दुरुस्त जो हम पुलिस में कहते हैं, सेरेमोनियल में वो भी जाके बैठ गए। तो जब हम लोगों ने कहा कि अरे डूब मरो जाकर के, ये धरना प्रदर्शन कर रहे हो इतने सीनियर ऑफिसर्स, यही कांस्टेबल्स नीचे करते तो आप बर्खास्त करके जेल भेज देते। क्योंकि पुलिस में एक एक्ट है, पुलिसमैन इंसाइटमेंट टू डिसअफेक्शन एक्ट। इसमें नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, जेल भी जाएंगे और तमाम और पनिशमेंट्स मिल जाएंगे। तो वो आपके खिलाफ। तो उसके बाद जब इनको मालूम पड़ा कि इससे तो सेल्फ गोल हो गया, तो गायत्री जी ने क्या किया, फिर नहीं, हमने यहाँ दरअसल एक सेरेमोनियल परेड की थी, हम यहाँ अलंकरण कर रहे थे। तो उससे तुरंत बाद ममता ने इन लोगों को कुछ को मेडल लगता है ओवरनाइट अनाउंस किए, ओवरनाइट पहनाए मेडल, कि ये कम से कम इनके ऊपर आरोप न लगे, ये धरने पे बैठ गए थे ममता के साथ। तो अब आपके सामने तमाम चीज है, एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है। पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन जो 15 साल का 20 साल का कूड़ा है, वो 5 दिन 10 दिन 1 महीने 2 महीने में साफ नहीं हो सकता है। आपने शुरुआत अच्छी की है, लेकिन जैसे अंग्रेजी में कहावत है, यू हैव टू बी क्रूअल टू बी काइंड। अगर एक गुनहगार छूटता है तो 1000 बेगुनाह के ऊपर जुल्म होता है। ये वो पापी, एक गुनहगार अगर छूटता है तो हजारों लाखों बेगुनाहों के ऊपर अन्याय होता है। अब ये अन्याय का अध्याय समाप्त होगा। इस शुभकामना के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि पश्चिम बंगाल के यशस्वी मुख्यमंत्री और वहां की सरकार एक नई क्रांति ले आएंगे और पश्चिम बंगाल जिस गौरव के लिए जाना जाता है, पूजा जाता है, पश्चिम बंगाल को हम सम्मान नहीं करते, हम पूजते हैं पश्चिम बंगाल को। क्योंकि वहीं से स्वामी रामकृष्ण परमहंस, वहीं से स्वामी विवेकानंद, वहीं से मां शारदा, वहीं से परमहंस योगानंद और तमाम हमारे ऋषि मुनि, चैतन्य महाप्रभु आदि बंगाल से निकले हैं। जी सर, अगर इन पुलिस ऑफिसर्स का साथ नहीं होता ममता बनर्जी को, तो वो इस हद तक नहीं जाती जिस हद तक वो पहुंच गई।
जिस हद तक गंदगी फैल गई वेस्ट बंगाल में, तो इनके कंधों पे बहुत जिम्मेदारी है, मैं कहूंगी इनके, ये दे शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्ट्रॉइंग द स्टेट एक्चुअली। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं गायत्री जी, ये बराबर की लूट के हिस्सेदार थे। इन्होंने अपनी जेबें भी गर्म की हैं। एक तो साथ दिया पापियों का, और पापियों का साथ देने से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में आपने साथ दिया और अपनी जेबें भी गर्म की। दोनों एंगल से इनकी जांच होनी चाहिए। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। इन गुंडे आईपीएस अधिकारियों पर अब नकेल कसी जाएगी। सबकी लिस्ट तैयार है, हमने तो वो शेयर किया जो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के बीच में लिस्ट बना के हमने शेयर किया, बट हाँ, इसमें सबसे ज्यादा आरजी कार, सिन्हा एंड देन वो जो बैठे हुए हैं राज्यसभा में, ये सबके मास्टरमाइंड थे, क्योंकि शुरुआत यहीं से हुई। जब डीजीपी आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाए, जब स्टेट का सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर कॉम्प्रोमाइज हो जाए, तो बाकियों को कॉम्प्रोमाइज करने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि वो ना नेटवर्किंग हो जाती है कि चल मैं कर रहा हूँ तू भी कर ले, दैट स्टाइल में। सो दे नीड टू बी पनिश टू सेट एग्जाम्पल्स। अदरवाइज सर क्या होगा, अगर इन लोगों को छोड़ दिया जाएगा तो कल को तमिलनाडु, उधर मणिपुर, सब अपना अपना इसी हिसाब से एक वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करेंगे। लॉन्ग रन में फॉर यूनाइटेड इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, यूनाइटेड इंडिया के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। Because these people, the IAS, IPS are the eyes and ears of the central government. जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे मदद कर सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू गायत्री जी। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।